नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो लद्दाख में कल इंसिडेंट हुआ, जो सैड इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे बीजेपी की ऑफिस को जला दिया, सीआरपीएफ की जो वैन है उसको जला दिया, प्लस वहाँ पे 4 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है और काफ़ी लोग इंजर्ड हैं। तो जो ये कल ड्रामा हुआ, मैं उसको ड्रामा ही कहूँगा, जो ये ड्रामा हुआ जिसमें इनोसेंट जो लद्दाखी लोग हैं वो मारे गए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ ये डिस्कस करने से पहले गाइज़ प्लीज़ मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और ये अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर करिए। मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस बना रहा हूँ और आप वीडियोस देख भी रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सब्सक्राइब नहीं हो रहा। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब हम बात करेंगे जो लद्दाख में कल हुआ उसके बारे में। लेकिन वो ये जो आप देखेंगे कि ये स्टेज तक वो प्रोटेस्ट जो है, वो जो चीज़ें हैं वो वहाँ तक पहुँची कैसे, तो उसके लिए हमको क्या है, उसके लिए हमको हिस्ट्री में जाना जरूरी है कि जो लद्दाख के लोग हैं उनकी डिमांड क्या है, वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्लस मैं बात करूंगा ये सोनम वांगचुक के बारे में भी और कांग्रेस के बारे में भी कि कैसे ये जो प्रोटेस्ट है वो हाईजैक हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे मैं दो चीज़ सेपरेट रखूंगा। एक तो मैं जो लद्दाख के लोग हैं उनको सेपरेट रखूंगा और ये जो सोनम वांगचुक है उसको सेपरेट रखूंगा। लद्दाख के लोगों का जो डिमांड है वो अलग है, जो सोनम वांगचुक ने किया है वो अलग है। तो आप ये दोनों चीज़ को सेम मत रखिएगा। अगर मैं सोनम वांगचुक के बारे में बोल रहा हूँ मतलब ये नहीं कि मैं लद्दाख की के बारे में बोल रहा हूँ, और मैं लद्दाखी लोगों के बारे में बोल रहा हूँ मतलब नहीं है कि मैं सोनम वांगचुक के बारे में बोल रहा हूँ। वो मैं क्लियर करते रहूँगा वीडियो में। तो आप देखेंगे गाइस जो लद्दाखी लोग हैं ना, पहले तो दे आर वेरी हम्बल पीपल और वो बहुत अच्छे और शांत स्वभाव के रहते हैं और जो है अपने रिजर्व्ड कैटेगरी में, यानी एकदम रिजर्व्ड रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। और अगर आप जब बात करोगे उनसे तो वो बात करेंगे और आप इनिशिएटिव करेंगे तो वो अच्छे से बात करते हैं और काफ़ी हम्बल लोग हैं और काफ़ी गलीबल भी, एकदम सॉफ्ट नेचर है और एकदम सीधे साधे लोग हैं। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे एक लद्दाखी से मिला भी था और वो बात करने में इतने सिंपल और इतने अच्छे थे, मीन्स यू कैनॉट इमेजिन। बहुत आई थिंक इंडिया में सबसे सीधे साधे लोग होंगे लद्दाख में, तो इतने अच्छे लोग हैं लद्दाख में। तो आप देखेंगे कि लद्दाखियों की डिमांड क्या थी पहले, और लद्दाखी की ये डिमांड रेज हुई आर्टिकल 370 हटने के बाद ही। आपने ये देखा ये सब स्टार्ट हुआ था स्पेशली 2023 से। तो पहले हम देखेंगे लद्दाख के बारे में थोड़ा। लद्दाख क्या है, लद्दाख में एक्चुअली 2 डिस्ट्रिक्ट हैं पहले, एक है लेह और एक कारगिल है। जो लेह है वो बुद्धिस्ट डोमिनेट एरिया है जहाँ पे बुद्धिस्ट मेजोरिटी में है, और जो कारगिल है वहाँ पे शिया मुस्लिम की पॉपुलेशन है, वो मेजोरिटी में है। तो लद्दाख 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक लेह में और एक कारगिल में। ठीक है, अब आप देखेंगे जो लद्दाख है वो पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। जब जम्मू कश्मीर स्टेट था बिफोर 2019, तो वो लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था। तो जम्मू कश्मीर में 3 प्रोविंस थी, कश्मीर, जम्मू एंड लद्दाख। लेकिन आप देखेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था, ठीक है, वो 2 ही था, एक जम्मू के पास था और एक जो कश्मीर के पास था। उसमें जो लद्दाख है वो कश्मीर के अंडर आता था। तो लद्दाखियों का पहले से एक रहा है कि भाई हमारे साथ भेदभाव होता है, जो हमको इग्नोर किया जाता है, कि जो हमारे पास फंड आना चाहिए था, जो हमारे यहाँ पे फैसिलिटी डेवलप होनी चाहिए थी, वो नहीं होती। वो सारा का सारा पैसा कश्मीरियों के पास ही जाता है और कश्मीर वाले ही उसको यूटिलाइज कर लेते हैं और हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं आता। और सेम चीज़ जम्मू के साथ भी थी। जम्मू भी बोलते हैं कि भाई हमको इग्नोर किया गया है और सारा का सारा फंड जो है, सारी टेक केयर जो है वो कश्मीर को ही मिली, हमको कुछ भी नहीं मिला। तो जम्मू के साथ जितना भेदभाव हुआ है उससे कहीं ज़्यादा भेदभाव लद्दाख के साथ भी हुआ है, और लद्दाख के साथ तो बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ है बिफोर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, क्योंकि सारा पैसा कश्मीर के पास ही आता था और वहाँ से फंड इनके पास ज़्यादा ट्रांसफ़र होता नहीं था। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि ये लोगों के पास पहले से ही ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, और सिंस इंडिपेंडेंस लद्दाख ही प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो डिमांड कर रहे थे कि जो लद्दाख है उसको जम्मू कश्मीर से अलग किया जाए और उसको यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। लद्दाख जो है वो 60% एरिया कवर करता है जम्मू कश्मीर स्टेट का। जब मैं बात करता हूँ स्टेट की, तो उसमें लद्दाख जो है वो 60% एरिया कवर करता है। पॉपुलेशन अराउंड 35 to 40,000 ये पॉपुलेशन कम है, लेकिन इनके पास जो एमएलए हैं वो 4 ही एमएलए होते थे, जो अपने 124 एमएलए हैं असेंबली में जम्मू कश्मीर की। लेकिन आप देखेंगे कि भाई जम्मू कश्मीर के असेंबली में जो 4 एमएलए 124 है, उसमें 24 तो अराउंड पीओके के हैं, बाकी जो 100 है वो जम्मू कश्मीर स्टेट के हैं, जिसमें खाली 4 ही एमएलए होते थे लद्दाख के। तो उनको ये लगता था कि भाई हम अंडर रिप्रेजेंटेटिव है, 2 कारगिल के 2 लेह के। तो ये लोगों की हमेशा डिमांड थी कि भाई हमको यूटी बनाओ, हमको इनसे सेपरेट करो, ताकि हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ पे जो लद्दाखी का एक ट्रेडिशन है, इकोलॉजी है, वो प्रिजर्व रहे, और हमको हमारा जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटर मिले और हमारा सेपरेट लेजिस्लेटिव मिले। तो ये इनकी डिमांड पहले से चलती आ रही थी सिंस इंडिपेंडेंस, और ये डिमांड फुलफिल हुई
2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया, जब गवर्नमेंट ने जो लद्दाख है उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया और पूरा लद्दाख जो है अंडर एलजी हो गया है। जो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो वहाँ पे रूल करेंगे लद्दाख में, यानी वो पूरा टेक केयर करेंगे, मतलब वो पूरा टेक केयर करेंगे लद्दाख में। तो उनकी एक जो डिमांड थी वो तो हो गई पूरी, ठीक। तो आप देखेंगे जो मैं बोल रहा था गाइस कि लद्दाख के साथ भेदभाव हुआ है, तो आप सोचेंगे कि कैसा भेदभाव, खाली एक फंड नहीं आया ना उसमें क्या हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था गाइस। लद्दाख के पास आप देखेंगे कि लद्दाख की खुद की कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, लद्दाख के पास खुद की कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, लद्दाख के पास इवन कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं थी। जो हमारे पास डेली फैसिलिटी रहती है वो भी लद्दाखियों के पास नहीं थी। इवन आप देखेंगे वहाँ पे हेल्थ केयर इतना ख़राब था लद्दाख में कि वहाँ पे कोई एडवांस इक्विपमेंट नहीं थे। अगर किसी को कोई ज़्यादा बीमारी हो जाए, काफ़ी सीरियस हो जाए, तो उसको एयरलिफ्ट करना पड़ता था चंडीगढ़ में और दिल्ली में, तब जाके वो ठीक होते थे, और जो नहीं हो पाते थे उनके अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती थी। तो ये हाल था इनका। प्लस वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो गाइज हम जब इंटरनेट की बात करते हैं, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्लेज अ मेजर रोल, लेकिन लद्दाख में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। जो वहाँ पे लद्दाख जैसा एरिया है वहाँ पे जो डीजल जनरेटर है उससे वो लोग चलते थे, 4-4 घंटे वो लोग खाली इलेक्ट्रिसिटी रहती थी। इतनी जो ठंडी पड़ती थी वहाँ पे, आपको भी पता है कि लद्दाख में कितना एक्सट्रीम वेदर रहता है ठंडी के टाइम, तो भी वहाँ पे हीटर जलाने को भी इनके पास लाइट नहीं होती थी क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। वो अब जाके इलेक्ट्रिसिटी उनके पास पहुंच, लेकिन पहले तो वो फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए इनका जो डिमांड था वो जेन्युइन डिमांड था। इसलिए आप देखेंगे कि ये लोग के साथ कितना भेदभाव हुआ है लद्दाखियों के साथ पहले। प्लस इनकी वाटर स्कैरसिटी भी रहती थी क्योंकि ठंडी होती थी तो पानी जम जाता था, तो इनके पास जो पीने का पानी था वो भी प्रॉपर नहीं आ पाता था। और इनका जो एप्पल है, जो लद्दाख का एप्पल है ना, वो कश्मीर से अच्छा एप्पल है, लेकिन आपने मार्केट में कहीं देखा नहीं होगा। द रीज़न इज, ये जो कश्मीर के थ्रू एप्पल आना था तो कश्मीर वाले अलाउड नहीं करते थे, वो अलाउड नहीं करते थे क्योंकि उनको लगता था इसका लद्दाख का एप्पल अच्छा है, वो चले जाएगा तो हमारे एप्पल नहीं बिकेंगे, तो इसलिए वो वहाँ से अलाउड नहीं करते थे। प्लस अगर उनको देना होता तो फिर वो मनाली के रूट आते थे, वहाँ से पॉसिबल नहीं था देना। तो ये लद्दाखी के जो एप्पल जो ज़्यादा अच्छे होते हैं वो आते नहीं थे मार्केट में, तो इनको खुद को खाना पड़ता था वो एप्पल, क्योंकि करेंगे क्या, एप्पल तो ख़राब हो जाते हैं। तो ये लोग के पास कोई इनकम सोर्स नहीं था, ये लोग के पास जॉब्स नहीं थी, इतना बुरा हाल था लद्दाखियों का। और आपको फेमस वो जो स्पीच है पार्लियामेंट में जो बीजेपी एमपी ने दी थी लद्दाख के, तो आपको वो फेमस स्पीच याद है? उन्होंने बताया था कि भाई हमारे साथ कितना भेदभाव हुआ है और मुझे जम्मू में आके पढ़ना पड़ा था क्योंकि मेरे पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी लद्दाख में। तो आप देखेंगे ये चीज़ें काफ़ी जेन्युइन थी। तो अब क्या होता है, फिर क्या हुआ, फिर गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 हटा दिया। अब आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो लद्दाख है उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया था, तो जो उनकी डिमांड थी यूनियन टेरिटरी की वो तो फुलफिल हो गई। फिर ये क्या डिमांड लेके आए हैं न्यू लद्दाखी लोग? तो अगेन लद्दाखी पीपल इज डिफरेंट, लद्दाखी लोग अलग हैं और ये सोनम वांगचुक है वो अलग है, उसको मिक्स मत करना प्लीज़। तो ये जो लद्दाखी लोग हैं वो क्या डिमांड न्यू लेके आए हैं? तो वो लोगों की 4 डिमांड है। वो लोगों की 4 डिमांड कैसे है, पहले मैं आपको डिमांड बताऊंगा और वो क्यों जेन्युइन है वो मैं आपको बताऊंगा। सी, जो लद्दाखी की डिमांड है वो एकदम जेन्युइन है, ठीक है। तो वो 4 डिमांड है। पहली डिमांड है स्टेटहुड कर दो लद्दाख को। तो वो तो देखो यार, आप 70 ईयर से आप यूटी मांगते रहे थे, अब आप बोल रहे हो स्टेटहुड कर दो, ठीक है। तो ये तो उंगली पकड़ के उंगली दिया तो हाथ पकड़ने वाली बात हो गई है, ठीक है। तो स्टेटहुड मांग रहे हैं, ठीक है। दूसरा वो बोल रहे हैं कि आर्टिकल 244 में 6th शेड्यूल होता है ट्राइबल्स के लिए, ट्राइबल एरिया के लिए, वो 6th शेड्यूल जो है लद्दाख में लागू करो, ठीक है। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा, पहले मैं डिमांड बता देता हूं। जो तीसरी डिमांड है वो है पब्लिक सर्विस कमीशन, के यहाँ पे इनका खुद का एक पब्लिक सर्विस होनी चाहिए। जो चौथी डिमांड है रिप्रेजेंटेटिव की, क्या आप देखेंगे कि जो लद्दाख है वो 60,000 स्क्वायर किलोमीटर में, जैसा मैंने आपको बताया था, लेकिन जो वहाँ पे एमपीज है वो एक ही एमपी है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो एक ही है। बट इसमें आप देखेंगे कि भाई पॉपुलेशन कम है, आपको भी पता है कि हमारे कितने पॉपुलेशन में कितने एमपी है, ये आपको पूरी डिटेल पता है। तो ये चाहते हैं कि हमारे एमपी 2 हो, एक कारगिल का हो और एक लेह का हो, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा होगा। तो अब देखते हैं एक एक करके ये डिमांड के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारा पहला इनका डिमांड था, पहला डिमांड क्या है कि भाई यहाँ पे स्टेटहुड कर दो। तो स्टेटहुड का तो अभी गवर्नमेंट सोचेगी भी नहीं और पॉसिबल भी लग नहीं रहा है, क्योंकि इनकी जो डिमांड थी यूटी की वो तो फुलफिल कर दी है, और यूटी रहना ही सही है। बॉर्डर एरिया है, फ्रेजाइल एरिया है, तो यूटी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वो लोग स्टेटहुड भी मांग रहे हैं कि उनका खुद का जो लद्दाखी का जो खुद का ट्रेडिशन है वो प्रिजर्व रहे, तो इसके लिए वो स्टेटहुड मांग रहे हैं। सेकेंड उनकी डिमांड है 6th शेड्यूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है इनकी, जिसके लिए ये सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट लद्दाखी लोग कर रहे हैं। 6th शेड्यूल क्या होता है? 6th शेड्यूल जो है वो जो ट्राइबल्स है उनकी जो इकोलॉजी है, उनको जो ट्रेडिशन है वो प्रिजर्व करने का राइट्स देता है।
जो 6th शेड्यूल है ये जो ट्राइबल्स है उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक जीवन दान है, जिसमें वो बोलता है 6th शेड्यूल के जो आपका लॉ है ट्राइबल्स का वो आप फॉलो कर सकते हैं। बनस्पत ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहना चाहिए, तो आप अपना लॉ फॉलो कर सकते हैं, अपना जो इकोलॉजी है उसको आप खुद ही मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि आप देखो जो लद्दाख की इकोलॉजी है वो बहुत फ्रेजाइल इकोलॉजी है। मीन्स आपको पता है 2010-11 में वहाँ पे फ्लड आया था और पूरा के पूरा वो ले बह गया था। तो आप देखेंगे कि जब उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि वहाँ पे एक मुहिम चल रही थी कि भाई पेड़ उगाओ, एनवायरमेंट करो। तो वहाँ पे लद्दाख में भी पेड़ उगाने लगे। अब पेड़ उगाए तो उसकी वजह से, पेड़ उगने की वजह से जो ट्रीज से उसकी वजह से बादल फटे, वो बादल फटने की वजह से ये फ्लड आया। एक आप देखेंगे पेड़ उगाने से फ्लड आ रहे हैं वहाँ पे, तो बादल फट रहे हैं वहाँ पे, तो आप देखेंगे कि बहुत सेंसिटिव एरिया है। तो लद्दाखी चाह रहे हैं कि भाई 6th शेड्यूल लगे और ये जो इकोलॉजी है उसको हम लद्दाखी ही प्रिजर्व करें, प्लस हमारे जो ट्रेडिशन है उसको कोई हार्म ना हो, हमारी ट्रेडिशन को हम फॉलो करें, और जो हमारी लैंग्वेज है, हमारी जो लैंग्वेज है उसको आप रिकॉग्नाइज करो और ये जो हमारी लैंग्वेज है वो प्रिजर्व रहे हमारे पास ही। तो ये इनकी डिमांड है। अब देखो, अब जो 6th शेड्यूल है वो ट्राइबल एरियाज में लगता है, मार्क माई वर्ड, वो एरियाज में लगता है, ट्राइबल एरिया। तो इसमें देखेंगे जो लद्दाखी है वो 90% जो है वो ट्राइबल्स हैं, लद्दाखी ट्राइबल हैं, लेकिन जो लद्दाख एरिया है वो ट्राइबल नहीं है। सी अगेन, जो लद्दाखी हैं वो ट्राइबल हैं, लेकिन जो एरिया है वो ट्राइबल नहीं है। तो आप भी देखेंगे जो हमारा एसटी रिजर्वेशन है, जो शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन है, ये एक लौता ऐसा रिजर्वेशन है जो कास्ट के हिसाब से नहीं, जो एरिया के हिसाब से आता है कि आप सपोज ट्राइबल एरिया में हैं तो आपको एसटी रिजर्वेशन मिलेगा। तो इसी तरह से अगर आपका एरिया ट्राइबल है तो आपको 6th शेड्यूल का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन लद्दाख जो है उसको अभी तक ट्राइबल एरिया गवर्नमेंट ने रखा नहीं है, ठीक है, और ट्राइबल एरिया किया नहीं है, जिसकी वजह से 6th शेड्यूल यहाँ पे अभी लागू नहीं हो रहा। तो लद्दाखी बोल रहे कि भाई ये 6th शेड्यूल लागू करो, हमारे एरिया को ट्राइबल बनाओ और हमको जो हमारी जो ट्रेडिशन है, इकोलॉजी है, उसको हम प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। तो ये 6th शेड्यूल का था। प्लस ये भी है कि जो फंड होता है, जो शेड्यूल ट्राइब का जो यहाँ पे जो 6th शेड्यूल के बाद जो फंड होता है वो डायरेक्ट लद्दाखियों को ही मिलेगा। जो ट्राइबल एरिया है उन्हीं के पास डायरेक्ट होगा, ना कि वाया आएगा। अभी कैसा है, अभी कश्मीर के पास जाता है, कश्मीर से जो एडमिनिस्ट्रेटिव वो इधर ट्रांसफर करता है, तो इनका खुद का एक लेजिस्लेटिव हो, ठीक है। तो वो उनकी डिमांड है कि भाई हमारा फंड हमारे पास हो और पूरा यूज हो, जिससे हमको पता है उसको कैसे यूज करना है, तो वो पूरा यूज हो हमारा फंड। तो इसलिए उनकी जो डिमांड है वो 6th शेड्यूल की, और वो एकदम जेन्युइन डिमांड है, वो होना भी चाहिए। और इवन बीजेपी का जो मैनिफेस्टेशन था उसमें भी लिखा गया था कि हम लद्दाख में 6th शेड्यूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लद्दाख ने यही डिमांड किया, जो लद्दाख के लोग हैं उन्होंने यही डिमांड किया कि भाई वो लागू हो। फिर तीसरी डिमांड थी पब्लिक सर्विस कमीशन की। देखो आज भी इवन आर्टिकल 370 हटने के बाद भी आप देखेंगे जो लद्दाख में जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो लेजिस्लेटिव नहीं है, वहाँ पे कोई लेजिस्लेचर नहीं है, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है। और ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ पे कितना अच्छा काम करती है वो आपको पता है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स अच्छे होते हैं, लेकिन वो कितना उनका थोड़ा लेट काम होता है वो आपको पता है। और लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ 4-5 महीने ही वो एक्टिव रहता है, बाकी ठंडी की वजह से वो कनेक्शन उसका कट जाता है। और वहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन भी होना है वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ठंडी इतनी पड़ती है, वहाँ पे वेदर इतना एक्सट्रीम होता है कि वहाँ पे सीमेंट भी नहीं लग सकती, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो सकता। तो जो कंस्ट्रक्शन या जो भी डेवलपमेंट करना है वो 4 या 5 महीने में ही करना है। अगर कोई 15 दिन या 20 दिन भी डिले हुआ तो वो कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा 1 साल के लिए। तो वो लोग चाहते हैं कि भाई ब्यूरोक्रेसी ना हो, हमारा यहाँ पे हमारा लेजिस्लेटिव ब्यूरोक्रेसी है वो हमारी ही हो, ना कि कश्मीर से लाई गई हो या कहीं और से लाई गई, वो हमारी ही हो और हमारा ही टेक केयर करें। तो ये इनकी डिमांड है। अब बताओ ये कितनी जेन्युइन डिमांड है, क्या इसमें गलत है? कुछ भी गलत नहीं है इसमें। और जो एमपीज़ की बात है कि भाई नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बढ़ना चाहिए, वो एक बार देखना चाहिए कि भाई वो पॉसिबल है कि नहीं। और हमारे यहाँ पे अभी डिलिमिटेशन भी हो रहा है, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है 2026-27 में। तो लेट्स सी उसमें किस हिसाब से होता है। जो इनकी डिमांड है लद्दाख की, जो लद्दाखियों की डिमांड है वो जेन्युइन डिमांड है गाइज, उसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन ये जो डिमांड्स हैं, ये जो रिक्वायरमेंट्स है, ये जो प्रोटेस्ट है, उसका मिसयूज़ हुआ है। और ये मिसयूज़ कौन कर रहा है और कौन इसका जो फेस है वो बन के क्या चीज़ें कर रहा है, वो हम अब डिस्कस करेंगे। लद्दाख की डिमांड का मैंने आपको बताया, लद्दाखियों के बारे में बताया, प्लस अब मैं आपको बताऊंगा ये जो बंदा है सोनम वांगचुक के बारे में।
सोनम वांगचुक इज़ अ वेरी फेमस पर्सन, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सोनम वांगचुक के 3 इडियट बनने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए और हमने देखा कि भाई वो काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रहे थे इकोलॉजी के बारे में, और जो एनवायरनमेंट है उसके लिए एक एनवायरमेंटलिस्ट भी है, ये एक्टिविस्ट भी है। तो इसमें आप देखेंगे कि काफ़ी फेमस, और उन्होंने अच्छा काम किया यार, हमने सबने देखा उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं, और उसके लिए ये लद्दाख में भी फेमस है। और लद्दाख के बाहर भी जो लद्दाखियों का फेस है जिनसे हम जाने जाते हैं, वो सोनम वांगचुक के थ्रू ही हम जानते हैं कि हाँ भाई ये फेमस बंदा है। तो एक फेस था। तो इसने क्या किया कि भाई डिमांड तो थी लद्दाखियों की, आपको पता ही है। तो इसने 2023 26 जनवरी 2023 को प्रोटेस्ट स्टार्ट किया इसने, ठीक है, लद्दाखियों को लेके। तो अगेन लद्दाखीज आर वेरी हम्बल एंड वेरी गलीबल पीपल, अगर आप उनको थोड़ा सा भी समझाओगे ना तो वो मान जाते हैं। और ये सोनम वांगचुक तो फेमस बंदा था, वो लोग भी इसकी रिस्पेक्ट करते हैं काफ़ी कि भाई ये हमारा टेक केयर करता है, हमारे लिए अच्छा है, तो लोग इसको फॉलो करते हैं वहाँ पे भी। तो ये भाई ने क्या किया कि इसने 2023 में प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया रिगार्डिंग दिस 4 डिमांड कि 6 शेड्यूल लागू होना, ऑल दैट करके उसने स्टार्ट किया। अब प्रोटेस्ट ठीक है, करना चाहिए, इट्स अ डेमोक्रेटिक राइट, आपके पास प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट है और आपको करना भी चाहिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर करना हो तो। पर वो प्रोटेस्ट जो होते हैं वो जेन्युइन प्रोटेस्ट होते हैं। आपको ऐसा नहीं कि भाई आप आगजनी कर दो या फिर नेपाल या बांग्लादेश जैसा कर दो, प्रोटेस्ट अलग होते हैं, जो वहाँ पे राइट्स क्रिएट करना होता है वो अलग होता है। तो ये इसने प्रोटेस्ट चालू किया, ठीक है। अब प्रोटेस्ट चालू करने पे इसने कुछ भाषण देने लगा वो। अब भाषण देते देते वो कुछ इतने ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाने लगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले ये क्या बोल रहा है 2023 में, ये बोलता है कि ये जो अब यूटी बना है, यूटी बनने से तो अच्छा था, हम पहले जैसे थे, आर्टिकल 370 हटने के पहले कि जो हम जम्मू कश्मीर के साथ थे वो ज़्यादा अच्छे थे हम। तुम लोग पूरा 70 ईयर्स डिमांड कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे यूटी बनाने के लिए, सरकार यूटी बनाई, नरेंद्र मोदी जी 6,000 करोड़ का फंड दे के गए वहाँ पे, पूरा आपका जेन्युइन आपकी गवर्नमेंट बात सुन रही है आपकी, और उसके बाद में ये बोल रहा है कि जो इनके साथ इनजस्टिस हुआ आर्टिकल 370 के पहले वो ज़्यादा अच्छा था। मीन्स बच्चा अभी हुआ है 2019 में, तो आपको वो यूटी मिला है, बच्चा अभी हुआ है, उसको थोड़ा बड़ा हो जान दो, मैच्योर हो जान दो, गवर्नमेंट को भी देखने दो भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आपको पता है गवर्नमेंट भी टाइम लेती है, ऐसा तो है नहीं एक झटके में हो जाएगा, बट आपको इस तरह से एकदम जाने का। फिर उन्होंने क्या बोल दिया, फिर उन्होंने सबसे गलत बात बोली 2023 में, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट सीड बो रही है मिलिटेंसी का लद्दाख में। मीन्स लद्दाख में मिलिटेंसी का सीड बो रही है गवर्नमेंट, ऐसा इसने बोल दिया 2023 में। तो क्या आप मिलिटेंसी बनोगे? आपकी डिमांड 70 साल तक डिमांड जब पूरी नहीं हुई थी तब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो क्या कोई मिलिटेंसी बना? शांति से डिमांड कर रहे थे ना आप लोग, अभी भी कर रहे हो, और गवर्नमेंट अब तो ज़्यादा सुन रही है आपकी, आप न्यूज़ में भी आ रहे हो, पहले तो आते भी नहीं थे। तो आप क्या कश्मीर जैसा हाल बनाना चाहते हो? यानी आपकी कोई डिमांड पूरी नहीं हुई तो आप गन उठा लोगे? ये इस तरह से इंस्टिगेट, इस तरह से भड़का रहा है लोगों को। आप देखो ये कैसे 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 ये बीज बो रहा है अलगाव के। ये देखो आप 2023 में ही कि मिलिटेंसी क्रिएट हो जाएगी। व्हाट नॉनसेंस इज दिस इज टॉकिंग। बट हमारे यहाँ सब कुछ चलता है बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। मीन्स मिलिटेंसी क्रिएट करने की ये बात कर रहा है। अगर देखो 35,000 लोग हैं लद्दाख में, एक ने भी मिलिटेंसी और गन पकड़ी तो क्या होगा? वही होगा ना जो कल हुआ। अब देखो आप, अब देखो कैसे ये भड़का रहा है लोगों को, ठीक है। फिर बाद में ये आता है 2024 में। 2024 में जब इलेक्शन होना है, जनरल इलेक्शन, आपको भी पता है 2024 में जनरल इलेक्शन हुआ था। जनरल इलेक्शन आपको भी पता है, कोई भी इलेक्शन होता है उसके पहले आचार संहिता लग जाती है, मतलब गवर्नमेंट के हाथ से पूरा कंट्रोल निकल जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा कंट्रोल करती है। तो आचार संहिता लग गई है, उसके बाद ये भाई आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में। पता है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनके हाथ में अभी कुछ भी नहीं है, इलेक्शंस आ रहे हैं, लेकिन ये भाई ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कोई डिमांड के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था, लोगों को बेवकूफ़ बना के या आके अपने पॉलिटिक्स कर रहा था। इसका मतलब क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, उसको भी पता है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है अभी इलेक्शन के टाइम पे। वहाँ पे आके ये किससे मिलता है? वहाँ पे आके ये मिलता है प्रकाश राज से। प्रकाश राज के आपको पता है आइडियोलॉजी, वो क्या कुछ बोल सकता है, क्या कुछ बोलता है। अभी वो गाज़ा के लिए नरेंद्र मोदी को ब्लेम कर रहा था प्रकाश राज, ये इनका लेवल है। तो आप देखेंगे कि प्रकाश राज से वो मिला, प्लस वो अपने ट्वीट पे ध्रुव राठी को रीच आउट कर रहा है, ध्रुव राठी को रीच आउट कर रहा है ये अपने ट्वीट पे। फिर बाद में ये ग्रेटा थर्नबर्ग से हेल्प मांग रहा है।
भाई तू चाहता क्या है तू। और ये आप देखेंगे तो फिर ये पूरा जो एक दिमाग है, अगर आप देखेंगे अब इसको, जैसे ही ये चीज़ें होती है आपका दिमाग खुलता है कि भाई ये कुछ अलग प्लान है, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये कुछ अलग ट्राई कर रहा है और ये कोई एक भड़काने का लोगों को ट्राई कर रहा है। ये आप देखेंगे कि ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ठीक है, कि खाली आप ध्रुव राठी और ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोगों के साथ आप इनिशिएटिव करो, टॉक और आप उनसे रिक्वेस्ट करो, तो ये कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल एक बिहेवियर आपका शो करता है कि आप किस हिसाब से, आपका माइंडसेट क्या है और आप किस हिसाब से डिमांड मांग रहे हैं और पीछे का इंटेंशन क्या है वो पता चलता है। आपका जो डिमांड है वो नहीं, आपका जो पीछे का इंटेंशन है कि आप किस हिसाब से, आपके एक ऐसा लगता है कि किसका हाथ है आपके ऊपर, ये इसमें पता चलता है। क्योंकि कौन डीप स्टेट कैसे वर्कआउट करता है ये आपको भी पता है, और ये डीप स्टेट के बहुत फेवरेट हैं, इनको मेगासीज अवार्ड भी मिला हुआ है, तो आपको भी पता है ना मेगासीज अवार्ड कैसे और कब मिलता है। तो ये कम नहीं है हमारे सोनम वांगचुक जी, ये काफ़ी उस हिसाब से फेमस है, डीप स्टेट के बहुत चहीते हैं ये, ठीक। फिर ये क्या बोलते हैं, ये राम सीता पे आ गए, हमारे रिलीजन पे आ गए, हिंदू रिलीजन पे। ये क्या बोलते हैं, लद्दाखियों का यही हाल है जैसे राम पुट सीता ऑन मार्केट फॉर सेल, यानी राम ने सीता को मार्केट में सेल पे लगा दिया हो, ऐसा हमारा हाल है। मतलब कोई दिमाग वाला बात है, मतलब उसने हिंदू रिलीजन के अगेंस्ट में बोल दिया जस्ट वो अपना डिमांड के लिए, अब फिर बाद में वो जस्टिफाई करता है कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, ये मतलब नहीं था। भाई तेरा मतलब क्या था, तू हिंदू रिलीजन के अगेंस्ट में बोलता है, यहाँ पे तो गले कट जाते हैं दूसरे के लिए बोलते हैं तो, और तूने ऐसे ही बोल दिया, फिर बाद में जस्टिफाई करता है कि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। तो आप देखेंगे इसका जो माइंडसेट है, आप देखेंगे वो फिर ये रुका नहीं है अभी, इसने बहुत कुछ बोला है। ये जो कल हुआ है ना उसका बीज मैं बता रहा हूँ कहाँ पे बोया गया है, ठीक है, कहाँ पे ये सब हो रहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ये बोलता है कि जो लद्दाखी है वो आर्मी के साथ खड़े नहीं रहेंगे। लद्दाख का स्काउट है, लद्दाख स्काउट, एक जिसने हेल्प की थी, जो आर्मी के साथ रहता है, वो जो लद्दाख स्काउट है ना वो आर्मी के साथ साथ रहता है। जो इंडिया चाइना का क्लैश हुआ था वहां पे लद्दाख स्काउट ने एक मेजर रोल प्ले किया था ब्लैक टॉप को हासिल करने में। ये कैसी फालतू की बात करता है। और आपको पता है जब ये इंडियन आर्मी LAC पे थी, ठीक है, तो वहां पे लद्दाखी के लिए एक्सट्रीम टेम्परेचर -15 -20 कुछ भी नहीं है, तो वहां पे जा जाके वो लोग इंडियन आर्मी की हेल्प करते थे। उनको जो पानी देना है, उनको जो बेसिक फैसिलिटी अगर कुछ डिमांड है तो इंडियन आर्मी की वो लोग जा जाके हेल्प करते थे। लद्दाखी लोग, लद्दाखी और इंडियन आर्मी का और इंडियन एयरफोर्स का वहां पे बहुत अच्छा रिलेशन है। आपको पता है वहां पे एयरपोर्ट नहीं है, तो किसी को कुछ रिक्वायरमेंट होता है, कोई इमरजेंसी होती है, तो वो इंडियन एयरफोर्स के प्लेन में वापस आते हैं यहाँ पे दिल्ली चंडीगढ़ में। इतना अच्छा रिलेशन है इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के साथ, और उसमें ये बोल रहा है कि लद्दाख के लोग साथ नहीं देंगे, मिलिटेंसी की बात कर रहा है, कैसे भड़का रहा है लोगों को वो देखो आप। प्लस ये क्या बोलता है, जो गोरखास है वो चाइना की तरफ से लड़ेंगे। पहले गोरखा हमारे इंडिया में होते थे, अब वो चाइना की तरफ से लड़ रहे हैं, हम गोरखा के अगेंस्ट लड़ेंगे। भाई गोरखा आज भी हैं, कोई गोरखा, चलो उस टाइम इतना ये वायरल नहीं हुआ था, गोरखा ने सुना नहीं था, वरना तेरी बैंड बजा देता भाई वो। गोरखा आज भी, गोरखा रेजिमेंट है हमारे कितने जनरल्स निकले हैं गोरखा से, और ये ऐसी फालतू की बात कर रहा है। फिर अभी रुका नहीं है भाई, फिर ये जो सोनम भाई है ये पाकिस्तान जाते थे पहले, नॉट ऑन आफ्टर 2019, पहले ये पाकिस्तान जाते थे, वहां पे जाके वीडियो बनाए हैं पाकिस्तान की तारीफ में। यूनुस से मिला हुआ है, गले मिला हुआ है यूनुस से, डीप स्टेट का फेमस है, मैं आपको बताया डीप स्टेट का चहीता था ये। अब ये फेमस था, अब लेट्स सी इसके कारनामे भी देखते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ये फेमस हुआ था, मैंने जो सबसे पहले इसका देखा था वो आइस टूपा के लिए देखा था, न्यूज़ में काफ़ी वायरल हुआ था कि वो आइस टूपा बनाया था, यानी जैसे पानी जाता है वो नीचे गिरता है तो उससे वो पूरा पहाड़ बन जाता है पानी का, तो आइस टूपा के लिए फेमस हुआ था। लेकिन जो आइस टूपा वाला प्रोजेक्ट है गाइस वो फेल्ड प्रोजेक्ट था। जो आइस टूपा वाला प्रोजेक्ट था वो फेल्ड प्रोजेक्ट था, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने ही इसके अगेंस्ट में हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे जो पाइप्स थी वो प्लास्टिक की पाइप थी, जिसकी वजह से प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो वहाँ पे बढ़ गया था। और आपको पता है प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता और वो इकोलॉजी सेंसिटिव है, तो इसलिए लोगों ने अगेंस्ट में आ गए थे कि भाई यहाँ पे प्लास्टिक भर रहा है। आप देखेंगे ये इमेज देखिए आप, कितना प्लास्टिक वहाँ पे हो गया था। तो वहाँ पे एक फ्यांग विलेज है, उन्होंने तो इसके अगेंस्ट में बोल दिया था कि भाई ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक और वेस्टेज जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो ये जो आइस टूपा वाला प्रोजेक्ट था वो फेल्ड प्रोजेक्ट था। और ऐसा नहीं ये इसने किया था, इससे पहले भी एक हमारे जो एक लद्दाखी भाई थे और हमारे शायद इंडियन आर्मी के थे, मैं नाम भूल रहा हूँ मैं, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। आइस टूपा वाला आइडिया उनका था, इसका नहीं था। पहले तो ये आइडिया इसका नहीं था। प्लस इसने ये जो किया प्रोजेक्ट, ये फेल्ड प्रोजेक्ट है। होता है यार, प्रोजेक्ट फेल्ड होते हैं, कोई इशू नहीं है, होते हैं, सबके होते हैं, गवर्नमेंट्स के भी होते हैं, हमारे भी कुछ फेल्ड प्रोजेक्ट होंगे। लेकिन ये फेल्ड प्रोजेक्ट को खुद का इनिशिएटिव, खुद का अचीवमेंट मान के ये गाते रहता है हर जगह
कि मैंने आइसटूपा किया था, आइसटूपा किया था। अरे भाई वो फेल प्रोजेक्ट था, वो तो देख ले तू। लेकिन ये हमेशा गाते रहते हैं भाई। अच्छा, इनका एक और पास्ट है इनका एक पास्ट है, ठीक है। इनका पास्ट ये है कि इन पे सेडिशन लॉ लग चुका है, इन पे सेडिशन का केस लग चुका है पहले। 2010 में इन पे केस लगा था कि ये जब प्रोफेसर थे तो ये लोगों को, स्टूडेंट्स को बोलते थे रेज द फ्लैग अगेंस्ट ऑक्यूपेशन आर्मी। आर्मी के अगेंस्ट खड़े होने की बात करता था ये। ऑक्यूपेशन आर्मी कौन हुई? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी को ये ऑक्यूपेशन आर्मी कह रहा था, तो इस पे सेडिशन का केस लगा था। फिर ये इंडिया छोड़ के चले गए थे, बट इन पे वो फिर केस हुआ, सुनवाई हुई, तब जाके इन पे केस हट गया और ये फ्री हुए। लेकिन केस तो लगा था। तो आप देखेंगे जब आप फेमस होते हो, ठीक है, आप फेमस हो, सब कुछ सही है, लेकिन जब आप ये सब करते रहते हो तो डिगिंग स्टार्ट हो जाती है लोगों की कि ये अच्छा, इसके बारे में चलो थोड़ा पढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं है, थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आपने देखेंगे कि इस हिसाब से इसकी डिगिंग स्टार्ट हो गई थी और इस पर ये केस लग चुका है सेडिशन का। क्लीन चिट मिल गई है तो अच्छी बात है ये, चलो नहीं है गद्दार, लेकिन केस तो लगा था। फिर ये ऐसी बात करता है। तो आप देखेंगे कि कैसे ये इनोसेंट लोगों को, जो लद्दाख के इनोसेंट लोगों को भड़का रहा था, कैसी कैसी बात कर रहा था, मिलिटेंसी की बात कर रहा था, इंडियन आर्मी के अगेंस्ट खड़े होने की बात कर रहा था, इंडियन आर्मी को कोई सपोर्ट नहीं करेगा ऐसी बात कर रहा था। तो आप देखेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, जो इनोसेंट लद्दाखी कर रहे थे, उसको ये प्रोटेस्ट इसने हाईजेक कर लिया। मैं तो बोलता हूँ हाईजेक करके ये लोगों को भड़काने की बात कर रहा है। इस हिसाब से फेमस होने का फायदा उठा रहा है, डीप स्टेट का वर्क कर रहा है ये, और लोग इसको जेन्युइन मान रहे हैं। भाई तुम ठीक है, फेमस हो, सब कुछ हो, लेकिन आपके ये देखो अलगाववादी वाली सोच है आपकी, आप इस तरह से भड़का रहे हो लोगों को। प्लस अब जाके ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? क्या हो गया इसको? इसका एक यूनिवर्सिटी का प्लान था लद्दाख में, HIAL, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख। तो ये इसका एक था कि भाई मैं यूनिवर्सिटी ओपन करूंगा, पता नहीं क्या है क्या नहीं है इसके पीछे, लेकिन ये इसका एक ड्रीम था। तो गवर्नमेंट ने 2018 में इसको लैंड एलोकेट की और बोला कि भाई ये लैंड है, ये लीज पे है, तो यहाँ पे 2 साल में बना दे। 2 साल का टाइम दिया कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 2 साल में यहाँ पे बना दे, ठीक है। आज तक वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी, इसलिए अगस्त 2025 में जो डील थी गवर्नमेंट ने वो कैंसिल कर दी कि भाई अब यूनिवर्सिटी बन नहीं रही है, तो हमारी जो डील है वो कैंसिल कर देंगे, बाकी हम देख लेंगे। तो ये भाई भड़क गए, ये सोनम भाई भड़क गए, और उसके बाद में इन्होंने ये प्रोटेस्ट चालू कर दिया लद्दाखियों का। एकदम से लद्दाखियों की डिमांड आ गई और प्यार जाग गया उसके लिए, और इन्होंने प्रोटेस्ट चालू कर दिया। वहाँ पे डील कैंसिल हुई और यहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्ट चालू कर दिया। प्रोटेस्ट चालू करने के बाद भी गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, कोई इशू नहीं, प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है, और तुम्हारी जो डिमांड है वो हम सुनेंगे, मना नहीं कर रहे हैं। लद्दाख में जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है वीकेंड से, जो नॉन पॉलिटिकल है, एक तो है LAB, एक है KDA। LAB लेह के लिए और KDA जो है वो कारगिल के लिए है, जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। वो लद्दाख की डिमांड रख रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उनकी बात सुनी कि ठीक है भाई, हम आपकी बात सुनेंगे, और इसीलिए हम 6 अक्टूबर 2025 को हम एक काम करते हैं, हम सब बैठते हैं 6 अक्टूबर को, और हम ये सब जो डिमांड है आपकी वो हम उस पर डिस्कस करते हैं और सी कि हम क्या फाइनल सॉल्यूशन ला सकते हैं इसमें। प्लस जो ये सोनम ने अभी जो स्ट्राइक करी है, जो हंगर स्ट्राइक की है, जो ये किया है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे कि भाई कैसे इसको करना है, सॉल्व करना है सब चीज़। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, ठीक है हम आपकी बात सुनते हैं। तो इनिशिएटिव लेने के बाद भी इसने अपनी स्ट्राइक नहीं खत्म की। गवर्नमेंट ने बात करने के लिए रेडी हो गई, फिर भी इसने अपनी स्ट्राइक खत्म नहीं की। इवन 24-25 सितंबर को भी बात करनी थी, उसके बाद 6 अक्टूबर को बात करनी थी, फिर भी इसने अपनी स्ट्राइक खत्म नहीं की। ऐसा लगता है कि इसका इंटेंशन स्ट्राइक खत्म करने का था ही नहीं। ये तो वो उसकी वजह से, यूनिवर्सिटी कैंसिल होने की वजह से भड़के हुए ना भाई। ये है इनकी रियलिटी। अब आते हैं हमारे कांग्रेस वालों पे। भाई कांग्रेसी हो यार, आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? इलेक्शन जीतना है, बहुत सारे वेज हैं इलेक्शन जीतने के। इलेक्शन लड़ो, लोगों के लिए बात करो। 60 ईयर्स तक आप सत्ता में रह चुके हैं, आपको भी पता है इलेक्शन कैसे जीता जाता है। फिर आप क्यों भाई ऐसा कर रहे हो? रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे देश को नेपाल मत बनाओ, बांग्लादेश मत बनाओ। क्यों बनाना चाहते हो आप? जस्ट आपको पॉलिटिक्स में आपको जस्ट सत्ता चाहिए, इसीलिए जस्ट सत्ता के नाम पे आप देश में आग लगाना चाहते हो। जो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म करना चाहते हो। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? थोड़ा सा तो यार देश का सोचो कभी। पहले तो सोचते थे, अब क्या हो गया? कांग्रेस में आप देखेंगे, अब आप कांग्रेस का मैं आपको बताता हूँ। 2020 में जब ये गलवान का इशू हुआ था, इंडिया चाइना क्लैश हुआ था, तब आपने देखा होगा एक रील काफ़ी फेमस हुई थी और मैंने भी देखी थी। वो रील काफ़ी वायरल हुई थी। उस रील में आप देखेंगे कि एक लद्दाखी है जो 2 बैल के साथ है और वो बैल वहाँ पे चारा वारा कुछ खा रहे थे। तो वहाँ पे वो बोल रहा है कि चाइना अंदर आ गया, उसने इंडिया की टेरिटरी ले ली, ऐसा करके वो उसने बोला, और वो पूरी रील वायरल हो गई। उसमें राहुल गांधी जी भी बोले और उसमें जो दूसरे मीडिया वाले हैं उन्होंने भी पकड़ लिया ये बात। इंडियन मीडिया ने भी चलाई, फॉरेन मीडिया ने काफ़ी चलाई उसको। तो जब ये डिटेल में पता चला, वो बंदे के बारे में जाना, तो पता चला वो कांग्रेसी था।
वो कांग्रेस का था, और जहां से वो बोल रहा था उससे जो गलवान है वो 200 किलोमीटर दूर था। इंडियन आर्मी थोड़ी ना जाने देगी, वो वहां से 200 किलोमीटर दूर था, और वहां पे खड़े होकर वो बोल रहा है कि भाई चाइना ने इंडिया की टेरिटरी पे कैप्चर कर लिया, और वो कांग्रेस ही निकला। फिर बाद में जब अभी अभी रिसेंट के, अब ये जो रिसेंट इवेंट हुआ है जो 24 को, जो कल आग लगी है 24 को, 23 को कांग्रेस में जो वहाँ के लद्दाख के कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने बोला कि भाई 23 तारीख को बोला उन्होंने कि 24 तारीख को जितने भी लद्दाखी है लोग सब आ जाओ यहाँ पे, बीजेपी के ऑफिस में जाएंगे, जितनी उन्होंने धमकी दी कि भाई जितनी सीआरपीएफ की टीम को लगाना है लगा लो, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम बीजेपी के ऑफिस में जाएंगे, हम अटैक करेंगे बीजेपी के ऑफिस में। ये उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था। तो आप देखो कि कैसे भड़काया गया, एक तो ये भड़का रहा था, प्लस कांग्रेसी ने भी उसका साथ दिया, और कैसे भड़काया लोगों को, और लोगों को इतना भड़काया कि वहां पे ये हो गई, आगजनी हो गई, बीजेपी के जो ऑफिस है उसको फायर कर दिया, उसको आग लगा दी। तो आप देखेंगे कि किस हिसाब से ये पूरा इनिशिएट किया गया है, कितना पूरी तरह से ये वेल प्लान्ड अटैक किया गया है बीजेपी के ऑफिस में और सीआरपीएफ के जो व्हीकल्स है उस पर, और उसमें अनफॉर्चुनेटली 4 लोग मर गए। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है वो 4 लोगों की डेथ का? मतलब आपकी डिमांड नहीं पूरी हुई तो आप आग लगा दोगे, और आपकी डिमांड पूरी कहां नहीं हुई? आपकी डिमांड तो सुन रही है गवर्नमेंट, उन्होंने बोला भी कि 6 अक्टूबर को हम सुनेंगे आपकी बात, हम आपसे डिस्कस करेंगे, हमारी मीटिंग होगी। तो फिर ये क्या ड्रामा था? लेकिन ये ड्रामा करना था क्योंकि इनको नेपाल बना था। ये जो सोनम वांगचुक है अभी 2 दिन पहले ही बोल चुका है कि हमको अरब स्प्रिंग करनी है लद्दाख में, हमको नेपाल जैसा प्रोटेस्ट करना है लद्दाख में। अरब स्प्रिंग कौन सी थी? ये जो आईएसआईएस वाली थी, अरब स्प्रिंग को बोलते हैं, जो वहां पे आईएसआईएस बना था, सीरिया खत्म हुआ था, जो इराक ईरान हुआ था, वो सब जो है वो अरब स्प्रिंग बोलते हैं उसको। ये वैसा चाहता था लद्दाख में, नेपाल जैसा प्रोटेस्ट चाहता था लद्दाख में। 2 दिन पहले की स्पीच है इसकी। आप देखेंगे कि कैसे लोगों को भड़काया, जो इनोसेंट लद्दाखी हैं, जिन्होंने कभी वायलेंस नहीं देखा, जो हमेशा आर्मी के साथ देखे हैं, जो करप्शन नहीं देखा जिन्होंने, वो आके यहां पे आग लगा रहे हैं। यानी सोचो उनको कितना लेवल तक ये लोगों ने भड़काया है। और उसमें क्या हुआ? इनोसेंट 4 लोग मर गए। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? तो मेरा तो पहला तो मेरा ये इंडियन से यही कहना है, भाई आप लोग है ना, ये लोगों के फालतू की बातों पे मत आओ, इनको तो कुछ नहीं होगा। ये भाग गया ना, क्या हुआ उसके बाद में जब ये कल हुआ, जब आगजनी हुई, तो ये हंगर स्ट्राइक बंद करके अपने गांव भाग गया। ये तो अभी भी बचा हुआ है, इसको तो कुछ नहीं हुआ ना। 4 लोग इनोसेंट मर गए। कांग्रेसियों को कुछ हुआ? वो कांग्रेस का वो एक लीडर वहां पे दिख रहा है फोटो में कि वो हाथ में कुछ लिए हुए हैं और वो इनिशिएट कर रहा है, और उसके बाजू में ही एक लड़का है वो कुछ फेंक रहा है ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में, जैसे कुछ बॉम्ब हो। वो फेंक रहा था, पता नहीं पत्थर था कि बॉम्ब था, पता नहीं, पर वो फेंक रहा है। तो आप देखेंगे कि ये लोगों को तो कुछ नहीं होगा गाइस। वो इनोसेंट, वो फैमिली का सोचो जो 4 लोग मरे। यार थोड़ा तो सोचो यार आप लोग, कि बस कोई भी बोलता है तो तुरंत उठ जाते हो। प्रोटेस्ट करना है ठीक है, जाके बैठो, प्रोटेस्ट करो, डिमांड करो, ठीक है, आपका राइट है। लेकिन क्या आप जाके वो आगजनी कर दोगे? नेपाल बनाना है, साला जॉब नहीं मिलेगी यहां पे, तुम लोग को पता है कुछ? बस वो कोई भी बोले तो खड़े हो जाते हैं, हाय 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 डिमांड करके। प्रोटेस्ट करो, नॉर्मल प्रोटेस्ट करो। और बीजेपी भी सो रही है, बीजेपी को पता नहीं था ये लोग कर रहे हैं ये सब चीजें। अभी आप वीडियो वायरल करेंगे, इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हुआ था वो हुआ था, उससे पहले आप क्या कर रहे थे? और इतना लंबा प्रोटेस्ट करने का होने की जरूरत ही क्या था? आपने डिमांड हो गया, बात हो गई, ठीक है, हम 6 अक्टूबर को मिल रहे, खत्म करवाओ। नहीं, हर चीज को लंबा ले जाना है इनको। मर गए 4 लोग, हर चीज को लंबा ले जाना है बीजेपी को। भाई ठीक है यार, आपको भी सपोर्ट करते हैं, करो यार कुछ। आप देखेंगे कि अभी वो प्रोटेस्ट देहरादून में भी चल रहा है, अभी वो उत्तराखंड में चल रहा है, वहां पे भी इसी तरह से। तो भाई ये लोगों को तो आग लगाने के काम चालू हो गए हैं इनके। जो रोज बोलते थे ना नेपाल बनाना है, नेपाल बनाना है, तो हमारे ऑपोजिशन वाले तो नेपाल बनाने वाले के लिए काम चालू हो गए। तो ये आपको सोचना है दोस्तों कि आपको नेपाल बनाना है, नेपाल जैसा आगजनी करनी है कि नहीं करनी है, बांग्लादेश जैसा करना है कि नहीं करना है इंडिया में, आपको डेवलपमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर बाद में रोना नहीं कि जॉब नहीं है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वैसे ही हमारे यहाँ पे रोड्स की हालत खराब है, पॉटहोल्स की हालत खराब है, बना रहा हूं मैं उस पर भी वीडियो। अभी इतना हालत खराब है, उसके ऊपर आप ये सब करके और हालत खराब करोगे। जस्ट किसी को एक को पावर में आना है, नॉर्मल इलेक्शन है, जीतो, ट्राई करो जीतने का, पर आपको सबको ब्लेम करना है खुद की जगह। तो गाइस अपनी आंख खोलो और आगे बढ़ो और देखो कि हो क्या रहा है आपके साथ। और इसमें अब आप देखेंगे कि आईटी सेल कैसे वर्क कर रहा है। पोजीशन का आईटी सेल वर्क कर रहा है कि ये जेन जी का प्रोटेस्ट है, ये जेन जी ने किया है, मतलब पूरी तरह से भड़काने का प्लान बना गया है दोस्तों। पूरी तरह से अब पूरा टूल किट एक्टिवेट हो गया है और
पूरा एक्स पे यही चल रहा है कि भाई जैन जी का प्रोटेस्ट है, ये नेपाल की तरह हो रहा है, ये प्रोटेस्ट है, और जो करने वाले हैं वो जैन जी है भी नहीं, बूढ़े लोग हैं। तो ये आप देखेंगे कि किस हिसाब से अब टूल किट खेल रही है, ये लोग कैसे कर रहे हैं प्लान। लेकिन गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग आई है इसमें। गवर्नमेंट ने कल एक जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, उन्होंने क्लियरली बोला कि ये जो कराने वाला है इसके पीछे सोनम वांगचुक का हाथ है, क्योंकि वही लोगों को भड़का रहा था। और जैसा मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है उसकी रियलिटी, तो ये लोगों को भड़का रहा है और इसने ये किया है। हमारी बात हो रही है 6 अक्टूबर को, फिर भी ये इसने ये किया है। तो गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया है, पूरी तरह से जो रिस्पॉन्सिबल एक्चुअल में है उसको उन्होंने नाम लिया है उसका। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये जो वीडियो है गाइज, उसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूँगा हमारे कर्नल अजय रैना सर को, बिकॉज आपने जो डिफरेंट चैनल्स पे आके जो आपने पूरी डिटेल बताई है, जिससे मुझे ये नॉलेज मिला और मुझे पता चला। बट स्पेशल थैंक्स टू कर्नल अजय रैना सर, जिन्होंने ये पूरी डिटेल सबके सामने रखी है और जहाँ से मुझे भी पता चला और मैंने आपके सामने लाके ये प्रस्तुत किया है गाइस। सो थैंक यू वेरी मच टू रैना सर ऑल्सो।